परिचय। शर्मिला, एक पादप को कुछ शब्दों में परिभाषित करो। यह प्लांटी जगत का प्रत्येक सदस्य बहुकोशिकीय अवयवों का बना होता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। शर्मिला, अब मुझे बताओ कि पादप अन्य जीवों से किस तरह भिन्न है? हाँ, पादप बहुकोशिकीय, स्थलीय, अचल प्रकाश संश्लेषी और स्वपोषी होते हैं। कुछ पादप जलीय होते हैं, ज्यादातर समुद्री, जैसे लाल, भूरे और हरे शैवाल। हाँ, इनमें से कुछ स्थलीय या भूमि पर उगने वाले पादप हैं। भूमि पर उगने वाले पादपों को आगे निम्न प्रभागों में बांटा गया है: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। तो आओ इस अध्याय में हम वनस्पति जगत की विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: पादपों को परिभाषित करना, विभिन्न प्रकार के पादपों के बारे में जानना, वर्गीकरण की विभिन्न प्रणालियों को समझना, वनस्पति जगत में विभिन्न समूहों के बारे में जानना, शैवाल के मुख्य लक्षणों का अध्ययन करना, ब्रायोफाइट के मुख्य लक्षणों का अध्ययन करना, टेरिडोफाइट के मुख्य लक्षणों का अध्ययन करना। वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति। 1969 में विटेकर ने जीवित जीवों को 5 जगत में विभाजित किया। उदाहरण: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई यानी कवक, एनिमेलिया और प्लांटी। प्लांटी जगत को मुख्य रूप से वनस्पति जगत के रूप में जाना जाता है। इस जगत में वे जीव आते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं, जिनमें कोशिका भित्ति और क्लोरोफिल होता है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक शारीरिक रूप से गति नहीं करते हैं। फंजाई तथा मोनेरा एवं प्रोटिस्टा जगत के कोशिका भित्ति वाले सदस्यों को अब प्लांटी जगत में शामिल नहीं किया गया है। प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म शामिल हैं। वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति में केवल वास, रंग, पत्तियों की संख्या और आकार आदि संपूर्ण बाह्य आकारिक विशेषताओं का उपयोग किया गया था। वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति। वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति जीवों के बीच प्राकृतिक संबंधों पर आधारित था तथा बाह्य गुणों के साथ साथ आंतरिक गुणों जैसे परारचना, शरीर, भ्रूण विज्ञान और पादप रसायन के रूप में समझा जाता है। पुष्पी पौधों के लिए वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति को जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने सुझाया था। वर्गीकरण की जातिवृत्तीय पद्धति। वर्गीकरण की जातिवृत्तीय पद्धति, जो विभिन्न जीवों के बीच विकासीय संबंधों पर आधारित है, स्वीकार्य है। इस पद्धति के अनुसार जीव समान टैक्सा के सदस्य हैं, जिनके पूर्वज एक ही थे। शैवाल। शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल, थैलॉइड, स्वपोषी तथा मुख्यतः अलवर्णीय एवं समुद्री जल के जीव हैं। वे विभिन्न वास स्थलों जैसे नमयुक्त पत्थरों, मिट्टी और लकड़ी में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल कवक यानी लाइकन और जंतुओं के संगठन में भी पाए जाते हैं। शैवालों के माप और आकार में बहुत भिन्नता होती है। कुछ समुद्री शैवाल जैसे कि केल्प लगभग 60 से 100 मीटर तक बहुत विशालकाय होते हैं। शैवालों का आकार सूक्ष्मदर्शी एक कोशिक जैसे
क्लेमाइडोमोनास से लेकर कॉलोनीय जैसे वॉलवॉक्स तथा तंतुमयी यूलोथ्रिक्स एवं स्पाइनोगायरा तक हो सकता है। शैवाल में जनन कायिक, अलैंगिक और लैंगिक विधियों द्वारा होता है। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। प्रत्येक खंड से थैलस बन जाता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः ये बीजाणु जूस्पोर होते हैं। जूस्पोर कशाभिक यानी गतिशील होते हैं और अंकुरण के बाद इनसे नए पौधे बन जाते हैं। शैवाल में लैंगिक जनन दो युग्मकों के संलयन द्वारा होता है। ये युग्मक काशाभिक युक्त और आकार में समान, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, या कशाभिक विहीन लेकिन आकार में समान, जैसे कि स्पाइरोगायरा हो सकते हैं। ऐसे जनन को समयुग्मकी कहते हैं। आकार में भिन्न दो युग्मकों का संलयन असमयुग्मकी कहलाता है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास कुछ प्रजातियों में। एक बड़े अचल यानी स्थैनिक मादा युग्मक और एक छोटे चलयमान नर युग्मक के बीच संलयन विषम युग्मकी लैंगिक जनन कहलाता है। उदाहरण वॉलवॉक्स, फ्यूकस। शैवाल मनुष्यों के लिए कई तरह से बहुत उपयोगी हैं। पृथ्वी पर कुल कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का लगभग आधा भाग शैवाल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से करते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। शैवाल ऊर्जा युक्त यौगिकों के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सभी जलीय जंतुओं के खाद्य चक्रों का आधार हैं। पोरफायरा, लेमिनेरिया तथा सरगासम की बहुत सी प्रजातियां, जो समुद्र की 70 प्रजातियों में से हैं, भोजन के रूप में उपयोग की जाती हैं। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोकोलाइड जल धारण करने वाले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जैसे एल्गिन भूरे शैवाल और केरागिन लाल शैवाल का व्यावसायिक उपयोग होता है। जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। क्लोरेला और स्प्रूलाइना एक कोशिक शैवाल है। इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है और यहां तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। शैवाल का वर्ग क्लोरोफाइसी। शैवाल को 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है: क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः हरा शैवाल कहते हैं। इनका पादप शरीर एक कोशिकीय कॉलोनीमय अथवा तंतुमयी हो सकता है। वर्णक क्लोरोफिल पर्णहरिम ए तथा बी के प्रभावी होने के कारण इनका रंग हरी घास की तरह होता है। ये वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में सीमित होते हैं। विभिन्न प्रजातियों में क्लोरोप्लास्ट डिस्क प्लेट की तरह जालिकाकार, कप के आकार, सप्रिल या रिबन के आकार के हो सकते हैं। क्लोरोफाइसी के अधिकतर सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में पायरीनाइड नामक एक या एक से अधिक संग्रह निकाय पाए जाते हैं। पायरीनाइड में स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी होती है। कुछ शैवाल तेल बुंदक के रूप में भोजन संचित कर सकते हैं। हरे शैवाल में प्रायः एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, जिसकी भीतरी सतह सेल्यूलोज और बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। कुछ सामान्य रूप से पाए जाने वाले हरे शैवाल हैं क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और कारा। शैवाल का वर्ग फियोफाइसी। फियोफाइसी या भूरे शैवाल के सदस्य मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उनके आकार और रूप में बहुत भिन्नताएं होती हैं। ये सरल शाखित तंतुमयी रूप जैसे एक्टोकाप्रस से लेकर सघन शखित रूप जैसे केल्प तक हो सकते हैं, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। इनमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनाइड,
और जैंथोफिल होता है। इनका रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक हो सकता है। ये शेड इनमें उपस्थित जैंथोफिल वर्णक फ्यूकोजेंथिन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। भोजन जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होता है, जो लेमिनेरिन या मैनिटोल के रूप में हो सकता है। कायिक कोशिकाओं में सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है, जिसके बाहर की ओर सामान्यतः एल्जिन का जिलेटिन अस्तर होता है। पादपकाय प्रायः संलग्न द्वारा अधस्तर सबस्ट्राटम से जुड़ा रहता है। इसमें एक वृत्त तथा पत्ती की तरह का प्रकाश संश्लेषी अंग फ्रॉन्ड होता है। इसके सामान्य सदस्य हैं एक्टोकाप्रस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगासम तथा फ्यूगस हैं। शैवाल का वर्ग रोडाफाइसी। रोडोफाइटा को सामान्य रूप से लाल शैवाल कहते हैं, क्योंकि इनमें शरीर के लाल वर्णक R-फाइकोएरिथ्रिन की अधिकता होती है। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्रों में अधिक होती है। इनमें से कुछ की शारीरिक संरचना बहुत जटिल होती है। ये पानी की सतह पर जहां अधिक प्रकाश होता है वहां भी पाए जाते हैं, और समुद्र की गहराइयों में भी जहां अपेक्षाकृत प्रकाश कम होता है। अधिकांश लाल शैवाल का लाल थैलस बहुकोशिकीय होता है। भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है, जिसकी संरचना एमाइलोपेक्टिन तथा ग्लाइकोजन की तरह होती है। इसके सामान्य सदस्य पोलिसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया तथा जिलेडियम है। ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट वनस्पति जगत के जल स्थल चर्बी कहलाते हैं, क्योंकि ये पौधे भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। ब्रायोफाइट में विभिन्न मांस और लिवरवर्ट आते हैं, जो प्रायः पहाड़ियों के नम छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट प्रायः नम, सीलन यानी आर्द्र तथा छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट नग्न चट्टानों, मृदा पर पादप अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रायोफाइट का पादपकाय थैलस की तरह और शयान अथवा सीधा होता है तथा एक कोशिक अथवा बहुकोशिक मूलाभ द्वारा सबस्ट्राटम से जुड़ा रहता है। ब्रायोफाइट में वास्तविक मूल, तना अथवा पत्तियां नहीं होती हैं। इनमें मूलसम, पत्तिसम तथा तनासम संरचनाएं होती हैं। ब्रायोफाइट की मुख्य पादपकाएं अगुणित होती हैं। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए युग्मोदिभत कहलाते हैं। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होते हैं। नर लैंगिक अंग पुंधानी कहलाते हैं। ये द्विकशाभिक पुमंग उत्पन्न करते हैं। मादा लैंगिक अंग को स्त्रीधीनी कहते हैं। यह फ्लास्क के आकार का होता है, जिसमें एक अंड होता है। पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है, जहां ये स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं। एक पुमंग अंडे से संगलित होकर युग्मनज बनाता है। युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता है। स्पोरोफाइट मुक्तजीवी नहीं है, बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी युग्मोदिभत से जुड़ा रहता है और इससे अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाएं अगुणित बीजाणु उत्पन्न करने के लिए न्यूनीकरण विभाजन यानी अर्धसूत्रण करती हैं। यह बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकादिभत में विकसित हो जाते हैं। स्फेग्नम एक मांस की कुछ प्रजातियां पीठ प्रदान करती हैं, जिसका उपयोग लंबे समय से ईंधन के रूप में और पानी को रोकने की इसकी क्षमता के कारण सजीव पदार्थों के पोतांतरण के लिए पैकिंग सामग्री के रूप में किया जा रहा है। लीवरवर्ट। ब्रायोफाइट लीवरवर्ट और मांस में विभाजित हैं। लीवरवर्ट प्रायः नमी, छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे, दलदले स्थानों, गीली मिट्टी, पेड़ों की छालों और लकड़ियों के भीतर उगते हैं। ये भूमि पर हरी कोशिकाओं की चिकनी परत बनाते हैं।
लीवरवर्ट छोटे साधारण गैर संवहनी पादप हैं, जिनमें मूल, तने या पत्तियां नहीं होती हैं। एक लीवरवर्ट का पादपकाय थैलासाब होता है, जैसे मार्केंशिया। थैलस पृष्ठाधर और अधःस्तर से बिल्कुल चिपके रहते हैं। पत्तीदार सदस्यों में पत्ती की तरह छोटे उपांग तने जैसी संरचनाओं पर 2 पंक्तियों में होते हैं। मांस छोटे साधारण गैर संवहनी पादप हैं, जिनमें तना और पत्तियां दोनों होते हैं, लेकिन जड़ें नहीं होती हैं। मांस गैर संवहनी माने जाते हैं और लीवरवर्ट के साथ वर्गीकृत हैं, क्योंकि इनके संवहन ऊतक बहुत साधारण होते हैं। दोनों का जीवन चक्र एक समान होता है। लाइकेन समेत मांस सर्वप्रथम ऐसे जीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं और इसलिए इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इन्होंने उच्च पादपों की वृद्धि हेतु उचित अधस्तर बनाने के लिए चट्टानों को अपघटित किया। चूंकि मांस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती और इस प्रकार ये मृदा अपक्षरण को रोकते हैं। मांस के सामान्य उदाहरण फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पैग्नम हैं। मांस जंतुओं के लिए भोजन के रूप में भी उपयोग किया जाता है, जैसे स्नेल यानी घोंघे और वर्म यानी कीड़े मांस खाते हैं। ये मिट्टी को बहने से रोकने में भी सहायता करते हैं। कुछ मांस चट्टानों पर उगते हैं और उसे मिट्टी में अपघटित कर देते हैं। मिट्टी में पानी की मात्रा में वृद्धि करने के लिए पीट मांस को मिट्टी में मिलाया जाता है। टेरिडोफाइट में हॉर्सटेल और फर्न आते हैं। टेरिडोफाइट का उपयोग औषधीय प्रयोजनों के लिए और मृदा योजक के रूप में किया जाता है। ये प्रायः सजावटी पौधे के रूप में उगाए जाते हैं। विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं, जिनमें संवहन, ऊतक, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। टेरिडोफाइट प्रायः ठंडे, नम, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी में भी ये अच्छी तरह से उगते हैं। टेरिडोफाइट में मुख्य पादपकाएं बीजाणुदिभद स्पोरोफाइट हैं, जो कि वास्तविक मूल तना और पत्तियों में विभेदित होते हैं। स्पोरोफाइट में सुस्पष्ट संवहन ऊतक होते हैं। टेरिडोफाइट में पत्तियां छोटी यानी लघुपर्ण, उदाहरणतः सिलेजिनेला अथवा बड़ी बृहत्पर्ण होती हैं, जैसे फर्न। स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होते हैं, जो बीजाणुपर्ण कहलाने वाली पत्ती जैसे उपांगों पर लगी रहती हैं। कुछ स्थितियों में बीजाणुपर्ण स्ट्रॉबेली या शंकु सिलेजिनेला इक्विसीटम कहलाने वाली सुस्पष्ट सघन संरचना बना सकते हैं। बीजाणु गैर संवहनी पादपों की जनन कोशिकाएं हैं। फर्न के पौधे की पत्तियों के पृष्ठभाग पर छोटे काले बिंदुओं की पंक्ति होती है। यह छोटे बिंदु हानिकारक नहीं होते हैं। इनमें बीजाणु कहलाने वाली असंख्य छोटी जनन कोशिकाएं होती हैं। बीजाणुधानी में बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट, छोटे लेकिन बहुकोशिकीय, मुक्तजीवी, अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी थैलाम युग्मकोदिभद बनाते हैं, जिसे प्रोथैलस कहते हैं। वृद्धि करने के लिए इन युग्मकोदिभद को ठंडे, नम, छायादार स्थानों की जरूरत होती है। युग्मकोदिभद के नर तथा मादा लैंगिक अंग होते हैं, जिन्हें क्रमशः पुंधानी तथा स्त्रीधानी कहते हैं। पुंधानी से पुमणु नर युग्मकों के निकलने के बाद उन्हें स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। स्त्रीधानी में स्थित अंड के साथ नर युग्मक संलयन करके युग्मनज बनाता है। उसके बाद युग्मनज एक बहुकोशिकीय सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है, जो टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था है। अधिकांश टेरिडोफाइट में जहां बीजाणु एक ही प्रकार के होते हैं, उन पौधों को समबीजाणु कहते हैं। सिलेजिनेला और साल्विनिया जैसे वंश जिसमें 2 प्रकार के बृहद तथा लघु बीजाणु उत्पन्न होते हैं,
जो विषम बीजाणु कहलाते हैं। टेरिडोफाइट को आगे 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। साइलोप्सीडा, साइलोटम, लाइकोप्सीडा, स्लेजिनेला, लाइकोपोडियम, स्फीनोप्सीडा, इक्विसीटम, टीरोप्सीडा, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडिएंटम। क्या आप जानते हैं ब्रायोफाइटा शब्द की खोज 1684 में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई। भारत में प्रोफेसर S.R. कश्यप को भी ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक कहा जाता है। पॉलीट्राइकम को आमतौर पर हेयर कैप मास कहा जाता है। लिपटा हुआ मास टॉर्टुला है। स्पैग्नम को बिग मास भी कहा जाता है। फ्यूनेरिया को आमतौर पर कार्ड मास कहा जाता है। टेरिडोफाइट को वनस्पतिक सप्र भी कहा जाता है। शब्द टेरिडोफाइटा की खोज अर्नेस्ट हैकेल द्वारा की गई। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वनस्पति जगत में शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म शामिल हैं। शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल, थैलासाब, स्वपोषी और मुख्यतः जलीय जीव हैं। वर्णक के प्रकार तथा भोजन संग्रह के प्रकार के आधार पर शैवाल 3 वर्गों में विभक्त किए गए हैं। ये हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ब्रायोफाइट वे पौधे हैं जो मिट्टी में उग सकते हैं, लेकिन उनका लैंगिक जनन पानी पर निर्भर करता है। ब्रायोफाइट का मुख्य पादपकाय उगमक उत्पन्न करने वाला होता है, जो युग्मकोदीभद कहलाता है। टेरिडोफाइट में मुख्य पौध स्पोरोफाइट है, जो वास्तविक मूल, तना और पत्तियों में विभेदित होता है। इन अंगों में अच्छी तरह से विभेदित संवहन ऊतक होते हैं। स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानी होती हैं, जिसमें बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोदीभद बनाते हैं, जिसे उगने के लिए ठंडे, नम स्थानों की जरूरत होती है।